मोदी सरकार 3 का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 71 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण किया। पीएम मोदी ने अपनी मोदी सरकार 2 के 19 कैबिनेट मंत्रियों समेत 34 मंत्रियों को बरकरार रखा है। उन्होंने भी रविवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट में उत्तर प्रदेश और बिहार को सबसे अधिक प्रतिनिधित्व मिला है। वहीं महाराष्ट्र से भी 6 सांसदों को मंत्री बनाया गया है। लोकसभा में सबसे अधिक 80 सदस्य भेजने वाले उत्तर प्रदेश को 9 मंत्री पद मिले हैं, जिनमें 1 कैबिनेट मंत्री शामिल है, जबकि बिहार से आने वाले कुल 8 मंत्रियों में से 4 को कैबिनेट पद मिले हैं। शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट मंत्री अमित शाह ने सबसे पहला फोन जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल और डीजीपी को मिलाया। उन्होंने फोन करके शिवखोड़ी मंदिर के पास श्रद्धालुओं पर हुए आतंकी हमले की जानकारी ली। इसके तुरंत बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से इस आतंकी हमले से जुड़ी सभी जानकारी ली और हताहतों को बेहतर से बेहतर चिकित्सीय सुविधा और सहायता प्रदान करने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा उन्होंने कुछ सख्त निर्देश भी उपराज्यपाल को दिए, जिसका असर जल्द ही घाटी में नजर आना शुरू हो जाएगा। मोदी सरकार 3 में कई नए और युवा सांसदों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। खास तौर पर अगर सहयोगी दलों की बात की जाए तो तेलुगु देशम पार्टी के कोटे से 36 साल के राम मोहन नायडू को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने ने सबका ध्यान खींचा। वह नरेंद्र मोदी कैबिनेट में सबसे अमीर मंत्री हैं। राम मोहन नायडू आंध्र प्रदेश की श्रीकाकुलम से लोकसभा सांसद हैं। वह तेलुगु देशम पार्टी के महासचिव होने के साथ साथ ही टीडीपी के वरिष्ठ नेता रहे येरेनु नायडू के बेटे भी हैं। तेलुगु देशम पार्टी से ही चंद्रशेखर पेम्मासानी को राज्य मंत्री बनाया गया है। वह गुंटूर सीट से लोकसभा चुनाव जीते हैं। चंद्रशेखर का यह पहला चुनाव है। उन्होंने अमेरिका से पढ़ाई की। उनकी कुल संपत्ति 5,700 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जो उन्हें मोदी सरकार का सबसे अमीर मंत्री बना देता है। महाराष्ट्र में मानसून की बारिश आफत बनकर आई है। मुंबई में झमाझम बारिश से मौसम तो सुहाना हो गया, मगर आफत भी बन गई। मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में बीते 24 घंटों में खूब बारिश हुई। बारिश का आलम यह रहा कि लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, मगर सड़कों पर जल जमाव हो गया। लोगों के लिए यह बारिश आफत बन गई। मुंबई में तेज बारिश के चलते सड़कों पर घुटनों तक पानी भर आया। जगह जगह गाड़ियां डूब गई। विक्रोली इलाके में बारिश की वजह से स्लैब गिर गया, जिसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई। अधिकारियों के मुताबिक भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र के पड़ोसी पालघर जिले में सड़क का एक हिस्सा धंस गया। इससे रविवार सुबह मुंबई अहमदाबाद राजमार्ग पर 4 घंटे से अधिक समय तक यातायात प्रभावित रहा। T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली को अपने पहले ही ओवर में आउट करना दुनिया के किसी भी बॉलर का ख्वाब हो सकता है। पाकिस्तान के नसीम शाह ने रविवार को ऐसा ही किया और सिर्फ कोहली को ही नहीं, शिवम दुबे और अक्षर पटेल के विकेट भी इस गेंदबाज ने झटके। जब बैटिंग आई तो 4 ओवर में 10 रन ठोक दिए, लेकिन इसके बावजूद जब मैच खत्म हुआ तो यह खिलाड़ी आंसुओं में डूबा हुआ था। दरअसल T20 वर्ल्ड कप में रविवार को भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हुआ। पाकिस्तानी गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम को 19 ओवर में 119 रन पर आउट कर दिया। पाकिस्तान की ओर से नसीम शाह और हारिफ रऊफ ने 3-3 विकेट झटके। 120 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरे पाकिस्तान ने शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन आखिरी ओवर में लड़खड़ा गई। आखिरकार जब 20वां ओवर शुरू हुआ तो उसे जीत के लिए 18 रन की जरूरत थी। अर्शदीप सिंह ने इस ओवर की पहली ही गेंद पर इमाद वसीम को आउट कर दिया। इसके बाद नसीम शाह क्रीज पर आ गए। नसीम शाह ने पहली ही गेंद पर 1 रन लिया। इसके बाद जब वे दोबारा क्रीज पर आए तो लगातार 2 चौके जड़ दिए। हालांकि नसीम शाह के ये प्रयास पाकिस्तान के काम नहीं आए। नसीम शाह के लगातार 2 चौकों के बावजूद पाकिस्तान को आखिरी गेंद पर जीत के लिए 8 रन की जरूरत थी। लक्ष्य असंभव हो चला था और नसीम अपनी टीम को नहीं जिता पाए। उन्होंने आखिरी गेंद पर 1 रन बनाया। मैच के बाद भारतीय खिलाड़ी खुशी से झूम उठे। सभी भारतीय खिलाड़ी जब एक दूसरे को गले लगाकर बधाइयां दे रहे थे, तब नसीम शाह अकेले खड़े आसमान की ओर ताक रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने नसीम को ढांढस बंधाया। शाहीन अफरीदी भी नसीम के पास पहुंचे और उनके कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना दी। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन का दखल बढ़ता जा रहा है। श्रीलंका से लेकर मालदीव तक को वह अपने माया जाल में फंसा रहा है, मगर भारत भी हिंद महासागर में चीन की हरकतों से अनजान नहीं है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने जब तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली, तब उन्होंने चीन की चाल को फेल करने का अचूक दांव चल दिया। शपथ ग्रहण के दिन ही पड़ोसियों को साधकर पीएम मोदी ने अपनी बड़ी चाल चल दी है। भारत ने श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश समेत पड़ोसी देशों को शपथ ग्रहण में आमंत्रित किया। पीएम
मोदी ने अपने शपथ वाले दिन ही दुनिया को कूटनीतिक संदेश दे दिया कि भारत के लिए पड़ोसी पहले है। पीएम मोदी का यह दांव हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने की दिशा में है। भारत ने पाकिस्तान को हराकर T20 वर्ल्ड कप 2024 से उसे लगभग बाहर कर दिया है। पाकिस्तान के अब अगले राउंड में जाने की उम्मीद बेहद कम बची है। यह उम्मीद भी उसके अपने अच्छे प्रदर्शन से ज्यादा दूसरों के खराब खेल पर निर्भर करेगी। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, 2 और पूर्व वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड और श्रीलंका पर भी टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा न्यूजीलैंड का भविष्य भी खतरे में है। पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप 2024 के ग्रुप ए में है। इस ग्रुप में भारत, अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड की टीमें भी हैं। सभी टीमें 2-2 मैच खेल चुकी हैं। पाकिस्तान और आयरलैंड की टीमें अपने दोनों मैच हार चुकी हैं। भारत और अमेरिका ने अपने दोनों मैच जीते हैं। कनाडा की टीम 1 मैच जीती है और 1 हारी है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ कहीं ज्यादा एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। मोदी और उनके मंत्रिमंडल की शपथ के बीच सीएम योगी ने अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं के साथ मुलाकात की। सीएम योगी की इस मुलाकात के बाद यूपी के बीजेपी संगठन और मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल के संकेत मिलने लगे हैं। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम को पद से हटाया जा सकता है। इस चुनाव से उभरने वाली सबसे बड़ी कहानियों में से एक उत्तर प्रदेश में परिणाम और राज्य में दलित वोटों में बदलाव है, जहां बहुजन समाज पार्टी का लगभग सफाया हो चुका है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने भी अपने गैर जाटव दलित वोटों का एक बड़ा हिस्सा खो दिया है। भले ही इसने बीएसपी के पूर्व निर्वाचन क्षेत्र जाटवों के बीच अपने वोट शेयर में सुधार किया हो। इस बीच समाजवादी पार्टी, जिसे पारंपरिक रूप से दलितों और यादवों के बीच स्थानीय जातिगत तनाव के कारण दलितों के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध रखने वाला माना जाता है, गैर जाटव दलित वोटों की बात आने पर एक नया मोड़ लेने में कामयाब रही। एक पोस्ट पोल सर्वे के अनुसार इस चुनाव में सपा का प्रदर्शन 2019 में सिर्फ 5 सीटों से बढ़कर 37 सीटों पर पहुंचना यादव और मुस्लिम मतदाताओं के एकीकरण का परिणाम था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर इतिहास रच दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालते ही किसानों के हक में बड़ा फैसला लिया। उन्होंने पहली फाइल किसान सम्मान निधि जारी करने के लिए साइन की है। जल्द ही किसानों के खाते में 17वीं किस्त भेजी जाएगी। इस दौरान पीएम ने कहा कि हम किसानों के लिए कार्य करते रहेंगे। किसानों की खुशहाली हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आतंकवादियों ने रविवार शाम करीब 6:10 पर रियासी इलाके में तीर्थ यात्रियों को ले जा रही बस पर गोलियां बरसाई, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। बस शिव खोड़ी मंदिर में कटरा स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर जा रही थी और इसी दौरान पौनी इलाके के तेरियात गांव के पास हमला किया गया और 53 सीट वाली बस गोलीबारी के बाद गहरी खाई में जा गिरी। पुलिस ने बताया कि बस के चालक और कंडक्टर समेत सभी 9 मृतकों की पहचान कर ली गई है। चुनाव आयोग द्वारा देश में 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। इन सीटों पर 13 जुलाई को परिणामों का ऐलान किया जाएगा। आयोग द्वारा जारी शेड्यूल में तमिलनाडु की 1, मध्य प्रदेश की 1, उत्तराखंड की 2, पंजाब की 1, हिमाचल की 3, बिहार की 1, बंगाल की 4 सीटों पर 10 जुलाई के दिन वोट डाले जाएंगे। इन सीटों पर नामांकन की आखिरी तारीख 21 जून बताई गई है। जनशक्ति पार्टी के युवा नेता चिराग पासवान इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। चुनावी माहौल के बीच में काफी चर्चा में रहे। बीते दिन उन्होंने मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। चिराग ने बिहार के जमुई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की है। बताया जा रहा है कि चुनाव के बाद चिराग पासवान की फैन फॉलोइंग में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल के अनुसार 26 मई को उनके 1 मिलियन फॉलोअर्स पूरे देश में थे, जबकि 10 दिन बाद यानी 7 जून को फॉलोअर्स की संख्या 2 मिलियन पहुंच गई है। पासवान के फॉलोअर्स की संख्या में लगातार तेजी देखने को मिल रही है।